नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। साइक्लोन दाना आ चुका है। जिस प्रकार से ये साइक्लोन बढ़ रहा है, बहुत ही जल्द ओडिशा की तरफ ये स्ट्राइक करेगा, लैंडफॉल करेगा और होगी भारी बारिश। साथ ही साथ आप देखेंगे कि एक साइक्लोन बनता कैसे, मतलब इस पर्टिकुलर क्लास में हम आपको बताएंगे एक ट्रॉपिकल साइक्लोन या फिर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनता कैसे है। और इस आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि ये नाम दाना किसने दिया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। साइक्लोन दाना, ओडिशा बिल्कुल तैयार है। अंडमान सागर में ये उठा है। यहाँ पे अंडमान सागर में एक लो डिप्रेशन बना, लो प्रेशर डिप्रेशन। कहाँ बना है ये बना है अंडमान सागर में। और जब भी हम चक्रवातों की बात करते हैं, स्पेसिफिकली अगर हम उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की बात करते हैं, तो जब भी कहीं एक लो प्रेशर बनता है, हमने ये तो पढ़ा ही है कि विंड्स जो हैं, विंड्स का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ठीक है, तो जब भी किसी क्षेत्र में एक लो प्रेशर बनता है तो उसको फिल करने के लिए हाई प्रेशर विंड्स इसी की तरफ भागने लगती हैं और यही चक्रवात को पूरी तरह से बनाता है। आगे चलेंगे, मैकेनिज्म जब पढ़ेंगे तो इसी को हम बताएंगे आगे चल के। तो यह अंडमान सागर से उठा और 22 अक्टूबर तक ये यहाँ आएगा और 24 अक्टूबर तक ये पुरी की तरफ जाएगा। फिर पुरी ऑफ कोर्स हम बात कर रहे हैं ओडिशा की। इस प्रकार से ये लैंडफॉल करेगा। लैंडफॉल का क्या मतलब होता है? लैंडफॉल यानी कि ये ज़मीन की तरफ चलेगा और ज़मीनी सतह पर आके ख़त्म हो जाएगा। ज़मीनी सतह पर ख़त्म होने की बात अगर मैं करती हूँ तो इससे क्या तात्पर्य है? इससे ये तात्पर्य है कि ज़मीनी सतह पर आते ही इसको फ्यूल मिलना बंद हो जाता है, क्योंकि जब भी एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनता है तो इसको फ्यूल कहाँ से मिलता है? इसको फ्यूल मिलता है मॉइस्चर या नमी से। नमी से ये अपनी सारी एनर्जी लेता है। तो जब नमी ही नहीं रहेगी लैंड पे, क्योंकि नमी कम होती है, इसी वजह से लैंडफॉल करता है और ये ख़त्म हो जाता है। और ये हमेशा इक्वेटर से यानी कि भूमध्य रेखा से दूर क्यों भागता है? इसके पीछे की वजह होती है कोरियोलिस फोर्स यानी कि कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल हमको पता है 0 से 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों ही जगह कोरियोलिस बल नहीं होता। इसी वजह से कोरियोलिस बल का किसी भी चक्रवात के बनने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका कोरियोलिस बल निभाता है। इसी वजह से कोई भी चक्रवात इक्वेटर की तरफ नहीं, इक्वेटर से दूर भागता है, पोल्स की तरफ जाने की कोशिश करता है। अब क्योंकि बीच में इतना लैंड आता है तो ये लैंड से भिड़ जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो पुरी में आएगा, इसको आपको याद रखना है। ये अंडमान सागर से उठा, ये 23 अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी पहुंच जाएगा और फिर 24 अक्टूबर को यह ओडिशा पश्चिम बंगाल के तट से टकराएगा। इसके अलावा मौसम विभाग ने चक्रवात के लैंडफॉल की जानकारी अभी फिलहाल नहीं दी है। अनुमान है कि पुरी से टकरा सकता है और तूफान का नाम सऊदी अरब ने दिया है, दाना। देखो इसको कैसे नामित किया जाता है ये आपको ध्यान रखना है। 2019 में 13 देशों ने एक सूची बनाई थी। ठीक है, और ये सूची हर एक देश ने 13 नाम की दी थी। तो ये 13 देश जब 13 नाम दिए तो हमारे पास 169 नेम्स की एक लिस्ट है। 2019 में इसको फाइनलाइज किया गया था और ये ओमान में फाइनलाइज हुई थी। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो इंडियन ओशन में स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडियन ओशन बेसिन में जितने भी चक्रवात आते हैं, इंडियन ओशन बेसिन में जितने भी चक्रवात आते हैं उनको ये नाम देगी। और ये कितनी कंट्रीज़ हैं? 13 कंट्रीज़। इनमें से कुछ कंट्रीज़ का नाम हम बता देते हैं। इसमें है ओमान, यमन, यूएई, सऊदी अरब, ठीक है, फिर इंडिया, मालदीव्स, पाकिस्तान,
श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड। अब बाकी कौन से देश बचे हैं आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल माफ़ कीजिएगा इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ये कार्य होता है कि सूचियों को फाइनलाइज करके आगे बढ़ाना, और उन्हीं सूचियों में से नाम चुना जाएगा जो नाम दिया जाएगा आने वाले चक्रवात को। जब ये सूची ख़त्म हो जाएगी तो एक नई सूची बनाई जाएगी, ठीक है। और इसका काम कौन करता है, पूरा कार्य कौन करता है, इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसको 1985 में माफ़ कीजिएगा 1875 में बनाया गया था। और इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट दुनिया में 6 रीजनल मेटेरोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन सेंटर्स हैं, और उसमें से एक हमारा इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी है। तो यही नाम की सूची देता है। इसके अलावा मौसम विभाग के अधिकारियों ने ये भी बताया कि 23 अक्टूबर से उड़ीसा पश्चिम बंगाल के तटों पर हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है, जो कि 24 अक्टूबर की रात 25 अक्टूबर की सुबह तक बढ़कर 120 किलोमीटर पर आर हो जाएगी। आईएमडी के महानिदेशक ने यह भी कहा कि तूफान के टकराने से एक दिन पहले यानी कि 23 अक्टूबर को ही भारी बारिश शुरू हो जाएगी। इसके अलावा कुछ स्थानों पर 30 सेंटीमीटर यानी 11 इंच से अधिक बारिश हो सकती है। सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाली पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के से बुधवार सुबह तक पूरी शहर छोड़ने की बात की है। इसके अलावा ओडिशा के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री ने भी लोगों को पुरी न जाने का आग्रह किया है। मौसम विभाग ने ओडिशा बंगाल के मछुआरों को 23 से 26 अक्टूबर तक समुद्र में ना जाने की सलाह दी है। आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार शहर प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा पुरी भगवान जगन्नाथ का मंदिर यहाँ पे स्थित है। ये देश भर से बड़ी संख्या में तीर्थयात्री देखता है। चक्रवात की चेतावनी के मद्देनजर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 23 से 25 अक्टूबर के बीच निर्धारित ओडिशा दौरा भी स्थगित कर दिया गया है। इसके अलावा आईएमडी ने बोला है कि सोमवार यानी कि 21 अक्टूबर दोपहर तक अंडमान सागर में लो प्रेशर बनने लगेगा, और या 22 अक्टूबर तक पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी से ऊपर यह डीप डिप्रेशन में बदल जाएगा। 24 अक्टूबर तक ये चक्रवात बन जाएगा। अब इसका जो एक तरह से ट्रेजेक्टरी है ये कुछ इस प्रकार से होने वाली है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे चक्रवात के असर आएगा 3 राज्यों पर आएगा। पश्चिम बंगाल में पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना भारी बारिश होगी, जबकि कोलकाता, हावड़ा, हुगली और साथ ही साथ झारग्राम में 23 से 24 अक्टूबर के बीच बारिश होगी। 24 अक्टूबर को पुरी, खुर्दा, गंजम और जगत सिंहपुर जिलों के लिए अलग अलग भारी से बहुत भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा मौसम आंध्र प्रदेश में भी मौसम बुलेटिन में कहा गया है कि आंध्र प्रदेश में भी हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राज्य प्रशासन एवं तटीय जिलों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। समीक्षा बैठक के बाद मांझी ने कहा कि सरकार स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवात की तैयारियों की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति की बैठक की अध्यक्षता भी की है। इसके अलावा सेना को भी तैनात कर दिया गया है। सेना, नौसेना, तटरक्षक बल के बचाव और राहत टीमों के साथ साथ जहाज़ों और विमानों की भी तैयारी रखी है, क्योंकि देखो ये है तो बेसिकली एक नेचुरल डिज़ास्टर जिसको हम साफ अवॉइड कर सकते हैं, हम इसको मिटिगेट कर सकते हैं, पर हम इससे अपने आप को अभी फ़िलहाल बचा नहीं सकते, इसके प्रभाव को कम कर सकते क्योंकि नेचुरल डिज़ास्टर है। अब चक्रवातों के नाम क्यों रखे जाते हैं? देखो शुरू में जब हम चक्रवात की बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि 169 नेम्स की पूरी एक लिस्ट है। क्यों रखे जा रहे थे ये नेम्स? ऑफ कोर्स ताकि कन्फ्यूजन ना हो, यूनिक आइडेंटिटी मिले, और नाम भी कुछ इस प्रकार से रखने चाहिए जो कहीं से भी रूड ना हो, किसी को ऑफेंड ना कर रहे हों, ईजी टू प्रोनाउंस हो, और आप अपनी लैंग्वेज में नाम दे सकते हैं। वर्ष 1978 तक ये अगर बात करें, देश मैंने आपको बताया थे कौन कौन से थे, सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, पाकिस्तान, ओमान, ये सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने नॉर्थ इंडियन ओशन के लिए नेम्स दिए हैं। इसके अलावा किस प्रकार से चक्रवात बनते हैं? देखो चक्रवात बनने के लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं जिसको फुलफ़िल करना होता है। पहली बात,
ये हमको ध्यान रखना होगा कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स यानी कि जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं, इनको बनने के लिए एक लार्ज बॉडी ऑफ वाटर चाहिए, लार्ज बॉडी ऑफ वाटर जिसका टेम्परेचर कितना हो पता है, 27 डिग्री सेल्सियस कम से कम टेम्परेचर इसका होना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस ये मिनिमम है। ठीक, दूसरी चीज़ एक लो प्रेशर क्रिएट होना चाहिए। तीसरी कोरियोलिस बल मिलना चाहिए, कोरियोलिस फोर्स की इम्पोर्टेंस है। ठीक है, फिर लीस्ट वर्टिकल डाइवर्जेंस होना चाहिए, लीस्ट वर्टिकल विंड शेयर डाइवर्जेंस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई ऐसी एटमॉस्फेरिक सेल ना बने कि ऊपर नीचे करते करते लो प्रेशर को हाई प्रेशर बार बार रिप्लेस करे। फिर ऐसे होगा ना, अगर एक वर्टिकल विंड शेयर सिस्टम बन जाएगा तो चक्रवात ठीक से नहीं बन पाएगा। तो काम विंड्स होनी चाहिए इस वजह से शुरुआती दौर में। ठीक है, तो एक लो प्रेशर कैसे क्रिएट होगा? लो प्रेशर तब क्रिएट होगा जब ये वाष्पीकृत होगा, काफ़ी अच्छा खासा वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण होने की वजह से जो यहाँ पे विंड्स कन्वेक्शनली ऊपर उठेंगी, एयर ऊपर की ओर उठेगी, इसको भरने के लिए हाई प्रेशर विंड्स तुरंत आ जाएंगी। अब लो प्रेशर जो होगा वो इस प्रकार से लो होता चला जाएगा, डिप्रेशन बनता चला जाएगा कि इसको चेज करते करते, इसके पीछे जाते जाते हाई स्पीड वाली विंड्स जो हैं वो एक स्पाइरल शेप ले लेंगी, कुछ इस तरह का। ठीक, स्पाइरल शेप लेने के बाद बीच वाला जो एरिया होता है जहाँ से विंड्स उठ रही होती हैं और ऊपर कूल होके वापस से नीचे की ओर आ रही होती है, इसको मैं अलग से बना के बताऊंगी। बस आप ये सारी चीज़ें याद रखिएगा कि लार्ज बॉडी ऑफ वाटर होना चाहिए जिसका मिनिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस हो, कोरियोलिस बल हो, लो प्रेशर हो, साथ ही साथ लीस्ट वर्टिकल विंड शेयर डाइवर्जेंस हो। अब यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स क्योंकि 0 से 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ नहीं होता है, इसलिए जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं उनकी रेंज जनरली होती है 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ से लेके 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। इसका नाम हर जगह अलग अलग है, पर हम भारत में इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ही कहते हैं। तो चक्रवात किस प्रकार से बनता है और क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। पहले बताती हूँ कि किस प्रकार से बनता है। तो ये एक लो प्रेशर एरिया है, समझ लीजिए। अब क्योंकि यहाँ पे एयर वार्म है, वो ऊपर जाके एक्सपैंड करेगी। ठीक है, तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि ये ऊपर जाती हुई राइजिंग वार्म एयर है। ठीक, और ऊपर ये कूल डाउन हो जाएगी, साथ ही साथ कूल डाउन होते होते ये कंडेंसेशन भी करने लगेगी। कंडेंसेशन का मतलब है कि वाटर वेपर से ये वाटर लिक्विड वाटर बन जाएगी, यानी कि ये बहुत बड़े बड़े बादल बनाएगी। साथ ही साथ कुछ कूल डाउन एयर नीचे की तरफ भी आएगी। कूल डाउन एयर इज मूविंग डाउनवर्ड्स, और इसको फिल करने के लिए हाई प्रेशर सिस्टम, हाई प्रेशर विंड्स इसके आजू बाजू एक स्पाइरल शेप में मूव करने लगेंगी। ये जो एरिया है जिसके आजू बाजू साइक्लोनिक विंड्स मूव कर रही हैं, बीच वाला हिस्सा काफ़ी काम रहता है, शांत रहता है, और इसी हिस्से को हम आई कहते हैं। ठीक, अब क्योंकि यहाँ पे दो तरह के फ्रंट्स मिलने की कोशिश कर रहे हैं, एक हाई प्रेशर एक लो प्रेशर फ्रंट, इस वजह से यहाँ पे भी बादल बनेंगे और ये बादल खूब सारा मॉइस्चर इकट्ठा करते हैं। ये मॉइस्चर कहाँ से आ रहा है? ये मॉइस्चर आ रहा है सी से।
जैसे ही ये खूब सारा मॉइस्चर इकट्ठा करते हैं, हैवी रेनफॉल कराएंगे, साथ ही साथ लाइटनिंग होगी, थंडर भी आएगा। और जो आज क्योंकि ये समुद्र में पैदा होते हैं, इस वजह से जो बगल के समुद्री क्षेत्र हैं ये भी उथल पुथल से जूझेंगे, और इनका जो उथल पुथल हो रहा है इसको हम स्टॉर्म सर्ज कहते हैं, स्टॉर्म सर्ज। तो इस प्रकार से हमें ये चीज़ तो पता चल गई कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, वो हमेशा पानी पर ही आते हैं। कहाँ आते हैं? ये हमेशा समुद्र में या फिर लार्ज वाटर बॉडी में आते हैं। ठीक है, अपने साथ ये भारी वर्षा लेके आते हैं। कोरियोलिस बल के प्रयोग से इनको एक जगह से दूसरी जगह हस्तांतरित किया जाता है। इनका शेप ऊपर से, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें, उत्तरी गोलार्ध की बात करें, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। क्यों? क्योंकि कोरियोलिस फोर्स की वजह से रोटेशन के दौरान नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड्स राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होती हैं, एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। इनका जो शेप है ये कुछ ऊपर से ऐसे दिखता है, तो ये कॉइल्स ऑफ अ स्नेक जैसे दिखते हैं, जैसे सांप कुंडली मार के बैठता है, और साथ ही साथ इनको एलिप्टिकल शेप का भी माना जाता है। हर जगह इनका मतलब अलग अलग है, यानी कि इनका नाम अलग अलग है। अलग अलग नाम कैसे हैं? इंडियन ओशन बेसन में इनको चक्रवात ही कहा जाता है, बल्कि बाकी अन्य जगहों पे अगर मैं बताऊं आपको, यहाँ पे मैप में दिखाने की कोशिश करूं, तो ये इनका नाम अलग है। जैसे कि अगर हम बात करें ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की नॉर्थ पैसिफिक ओशन में, तो इनको टाइफून्स कहा जाता है। तो जापान, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, चाइना, ये साइक्लोन्स नहीं, इनको क्या कहा जाएगा? टाइफून्स। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पास इनको विली विलीस कहा जाता है। इंडियन ओशन में साइक्लोन्स ही कहा जाता है। इस एरिया में साइक्लोन्स को हरिकेन कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं चक्रवात एक बड़े पैमाने पर हवा की प्रणाली है। ये लो प्रेशर और हाई प्रेशर से मिलकर बने हुए होते हैं। ये भयंकर तूफान और ख़राब मौसम के साथ जाने जाते हैं। चक्रवात की विशेषता अंदर की ओर घुमावदार हवाएं हैं, यानी कि एक स्पाइरल विंड है जो अंदर की तरफ। क्यों अंदर की तरफ क्यों है? क्योंकि बीच में लो प्रेशर है। अब इसी लो प्रेशर को चेस करने के लिए हाई प्रेशर की विंड्स अंदर की तरफ जाने की कोशिश करती हैं। तो यहाँ से विंड आ रही है और धीरे धीरे करके ये अंदर की तरफ घूम के अंदर जाने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ इसके दो प्रकार होते हैं, एक तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो कि साइक्लोन दाना है, और एक है शीतोष्ण चक्रवात जिनको हम टेम्परेट साइक्लोन या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। ये मिड लैटिट्यूड में आते हैं, यानी कि ये यहाँ से 30 डिग्री सेल्सियस से माफ़ कीजिएगा 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ से लेके 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पे आते हैं। तो ये अलग होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता ही दी हैं। इसके अलावा नाम भी बता दिया है। अलग अगर हम बात करें टेम्परेट साइक्लोन्स की, मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स की, ये एक्चुअली फ्रंटल साइक्लोन्स भी कहलाते हैं। फ्रंटल साइक्लोन्स का मतलब है, अगर हम उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बात करें तो ये थर्मल ओरिजिन के होते हैं। थर्मल यानी कि थर्मल ओरिजिन का मतलब होता है कि ये सूर्य की गर्मी से पैदा होते हैं। हर जगह अलग इंसुलेशन है, उससे पैदा होते हैं। बट अगर हम बात करें टेम्परेट या शीतोष्ण साइक्लोन्स की, तो ये एक फ्रंट से दूसरे फ्रंट से मिलके बने होते हैं। यानी कि यहाँ पे जो ये आप ब्लू लाइन देख रहे हो, ये है एक कोल्ड एयर मास जो कि वार्म एयर मास को चेस कर रही है। अब कोल्ड एयर मास जब वार्म एयर मास को चेस करती है तो ये इन्वर्टेड वी के शेप के दिखते हैं, और इस तरह से चेस करती है कि धीरे धीरे जो कोल्ड एयर मास है वो घूमते घूमते वार्म एयर मास को सबसे ऊपर उठा के ख़त्म कर देती है। तो ये ओक्लूडेड फ्रंट बनाती है, तो ये अलग है। इसके अलावा अगर हम बात करें हम किस प्रकार से चक्रवात किस प्रकार से चक्रवात बनते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिए। बट यहाँ पे भारत में चक्रवात से बचने के लिए हमारे पास तरीके क्या क्या हैं। खतरों का मानचित्रण हो, चक्रवाती खतरों का मानचित्रण
मानचित्र पर चक्रवात जोखिमों के मूल्यांकन के परिणाम को प्रदर्शित करता है। विभिन्न तीव्रताओं या अवधियों की आवृत्ति या संभावनाओं को इंगित भी करता है। इसके अलावा भूमि उपयोग को नियंत्रित करने और भवन संहिता या लागू करने के लिए नीतियों का कार्यान्वयन भी भारतीय सरकार के कुछ पहलों में से एक है। ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों को मानव बस्तियों के बजाय पार्कों, चरगाहों या फिर बाढ़ अपरिवर्तन के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। इंजीनियर्ड संरचनाएं बनानी चाहिए जिससे चक्रवात का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना आ सके। साथ ही साथ चक्रवात के लिए शेल्टर बनाना चाहिए। जैसे पता चल जाए कि चक्रवात आने वाला है, एक सुरक्षित जगह पे लोगों को ट्रांसफ़र करना चाहिए। चक्रवात आश्रय स्थलों का निर्माण महंगा होता है, इसीलिए इसके लिए वित्त पोषण सहायता भी होनी चाहिए। एक पूर्व चेतावनी प्रणाली बनानी चाहिए। चक्रवात संबंधी पूर्व चेतावनी संकेतकों के बारे में जागरूकता और पहुंच को बढ़ावा देना चाहिए। चक्रवात पूर्व चेतावनी के लिए सूचना प्रसार चैनलों को बढ़ावा भी देना चाहिए। साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जो कि 2005 के अधिनियम के अंतर्गत आया है, वो इन सब चीज़ों से जूझने के लिए तैयार ही रहता है। भारत में एनडीआरएफ का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया था और इसका जो गठन है ये राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के रूप में प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों आपदाओं से लड़ने के लिए तैयार रहता है। अब एक मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से संबंधित। चक्रवात क्या है और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात एवं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में अंतर बताते हुए इसका नामांकन की प्रक्रिया का उल्लेख करें। निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत में आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च निकाय है। एनडीएमए का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2001 के तहत किया गया है। तो इन दोनों में से आपको बताना होगा कि कौन सा कथन सत्य है। क्या कथन एक सत्य है, क्या कथन दो सत्य है, या दोनों सत्य हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी, हम आपके लिए दिवाली के लिए बहुत सारे ऑफर्स लेके आने वाले हैं। उत्कर्ष क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें, एक फ्री टेस्ट सीरीज़ हम आपको दे रहे हैं उस पर। साथ ही साथ शाम को 7 बजे बहुत आप उत्कर्ष क्लासेस को फॉलो कर लीजिए, जो पेरेंट चैनल है उस पर भी आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।